हेलो बच्चों। अब हम पढ़ते हैं आज चुंबकीय गुणों के बारे में। चुंबकीय गुण, ठोसों में चुंबकीय गुण कैसे प्रदर्शित होते हैं, किस रूप में प्रदर्शित होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, इनको हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो जहाँ पर इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और विद्युतीय गुण किसके कारण होता है, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे वहाँ क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। और आप जानते हैं फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जहाँ आवेश उत्पन्न होता है वहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो अब हमने इसमें पढ़ा कि ठोस में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाह होती है, विद्युतीय आवेश उत्पन्न होता है। तो वहाँ जहाँ विद्युत आवेश उत्पन्न होगा तो क्या होगा, यहाँ विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो यानी ये क्या करेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित भी होंगे। तो इस आधार पर जो चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर ठोस होते हैं, इनको हम 5 भागों में वर्गीकृत करते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। तो चुंबकीय गुणों को कह सकते हैं, जो ठोस के चुंबकीय गुण होते हैं उसके आधार पर हम ठोस को 5 भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो पहला जो हमारा ठोस होता है वो होता है अनुचुंबकीय ठोस। कौन सा होता है? अनुचुंबकीय ठोस। अनुचुंबकीय ठोस क्या होते हैं? तो अनुचुंबकीय ठोस होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित दुर्बल रूप से होते हैं? तो इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ठोस जिसमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं और अनुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण देख लीजिए इसका। तो इसका एग्जाम्पल है NaCl, सॉरी, इसका एग्जाम्पल होगा Fe3 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, O ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ये सब क्या होंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे। तो पहला उदाहरण देख लेते हैं Fe3 पॉजिटिव। तो Fe3 पॉजिटिव, तो Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना? 26। तो परमाणु क्रमांक 26, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसका बनाएंगे, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d6। तो जब इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक इसका 26 है और 26 के आधार पर हमने जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो हमारा बना 3d6। लेकिन कह रहा है 3 पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। तो हम इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकलेंगे? 4s, क्योंकि 4s कैसा है, बाहरी कक्ष है। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो यहाँ से कितने होगा? 3d5। देख लीजिए, 2 2 4 10, 2 12, 12 6 18, 18 5 23। तो 26 में से 3 चलेगा 23, यानी कि ये इसका Fe का इलेक्ट्रॉनिक, Fe3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अब यहाँ तक देखिए आप, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अयुग्मित हैं, पूरे भरे हुए। S में 2 होते हैं, 2 पूरे हैं, P में 6 होते हैं, पूरे हैं। लेकिन D में कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए, लेकिन हैं कितने? D में 10 होने चाहिए, लेकिन हमारे हैं कितने? 5। कितने? केवल और केवल 5। तो देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये पांचों इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं ये 3D वाले कैसे हैं? अयुग्मित हैं, अनपेयर्ड है। सभी इलेक्ट्रॉन कैसे? अनपेयर्ड हैं, अयुग्मित हैं। अब होता क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कैसे होते हैं। अगर हमारे इस दिशा में होते हैं तो इसको कहते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये इस दिशा में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस दिशा में चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज, या हम इसको CW लिख सकते हैं, CW क्लॉकवाइज। तो इस दिशा में अगर चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और इस दिशा में चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो यहाँ पर जो इसका चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 4 मान लें, 5 मान लें, 6, कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। तो इसका मतलब जब ये एक ही दिशा में घूम रहे होंगे, आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे होंगे, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का कुछ ना कुछ मान होगा, चुंबकीय आघूर्ण का कुछ ना कुछ मान होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित करेंगे, प्रबल रूप से नहीं, दुर्बल रूप से। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्षेत्र में देखते हैं तो प्रतिचुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं।
इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होता है? युग्मित। इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है NaCl। कौन सा होता है? NaCl। NaCl हम देख लेते हैं एक बार। तो NaCl में क्या होता है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6, और Cl नेगेटिव का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे तो 3s वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ 3p5 का 3p6 हो जाएगा। अब यहाँ तक आप देख लीजिए सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? पूरे भरे हैं। यहाँ भी सारे ऑर्बिटल क्या है? पूरे भरे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे कैसे हो जाएंगे? पेयर। तो दोनों कंडीशन में देख लीजिए आप, 2p की कंडीशन में और 3p कंडीशन में कैसे हैं? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। कैसे हैं? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से अभी मैंने इसे यहाँ पर बताया कि एक इधर एंटी केवल और केवल कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसा घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, और इधर क्लॉकवाइज, दोनों दिशाओं में। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर घूमेगा और ये क्लॉकवाइज इधर घूमेगा, तो इसका चुंबकीय नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, यानी चुंबकीय आघूर्ण शून्य। और जब चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाएगा तो ये प्रति चुंबकीय नेचर उसको करेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होगा। कैसा होगा? प्रतिकर्षित होगा। क्यों? क्योंकि इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये दोनों का अगर नेट अगर चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हमारा है लौह चुंबकीय ठोस। उसके बाद नंबर 4 है प्रति लौह चुंबकीय ठोस, और नंबर 5 फेरी चुंबकीय ठोस। तो लौह चुंबकीय ठोस और प्रति लौह चुंबकीय ठोस और फेरी चुंबकीय ठोस, इन तीनों को इकट्ठा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इनका जो डिफ्रेंशिएशन है वो अलग प्रकार से है। इससे पहले आपने जो पहला और दूसरा टाइप पढ़ा अनुचुंबकीय ठोस और प्रतिचुंबकीय ठोस, तो दोनों ठोस में क्या था कि दोनों ठोसों को हमने इलेक्ट्रॉन के युग्मित और अयुग्मित होने के आधार पर हमने उनको विभाजित किया था या डिफ्रेंशिएट किया था। यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की एक अलग गुण के कारण। ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ठोस में उपस्थित होते हैं तो वो डोमेन के रूप में उपस्थित होते हैं। किस रूप में होते हैं? डोमेन। डोमेन। और ये डोमेन क्या होते हैं? ये समूह होते हैं। क्या होते हैं? समूह। किसके? इलेक्ट्रॉनों के। तो इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। तो जो डोमेन होते हैं इनके आधार पे हम इन तीनों को विभाजित करेंगे, वर्गीकृत करेंगे और समझेंगे। तो हमारा पहला है लौह चुंबकीय ठोस। लौह चुंबकीय ठोस क्या होते हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से। इससे पहले आपने पढ़ा था अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या था कि ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते थे। यहाँ पर ये कैसे होंगे? प्रबल रूप से आकर्षित होंगे। और दूसरा नंबर स्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। ये स्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में रखें तब भी चुंबकत्व प्रदर्शित करेंगे, और ये चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखें तब भी चुंबकत्व प्रदर्शित करेंगे। तो इनको समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल हमारा होगा आयरन, कोबाल्ट, निकिल एक्सेट्रा। तो आयरन, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, ये तीनों धातुएं हैं, और बहुत सारी धातुएं हैं जो हमारे क्या होती हैं? लौह चुंबकीय ठोस होती हैं। तो इसमें क्या होता है? आयरन में हमारा क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है? ये चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करता है। अच्छा, प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र क्यों प्रदर्शित करता है? तो डोमेन के आधार पर समझते हैं। तो डोमेन जो हमने कहा था इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? समूह होता है। इलेक्ट्रॉनों का समूह। मान लिया इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, और एक डोमेन, ये क्या है? एक डोमेन। और डोमेन के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? अव्यवस्थित रूप में होंगे, और लेकिन होंगे कैसे? एक समूह में होंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? डोमेन। ऐसे अव्यवस्थित इलेक्ट्रॉनों का समूह क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। तो जब ये डोमेन क्या होंगे? एक ही दिशा में होंगे। क्या होंगे? एक ही दिशा में। अगर हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, किस में रख दें? चुंबकीय क्षेत्र में। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में इसको रख देते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक ही दिशा में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? एक ही दिशा में, इस तरीके से।
कैसे हो जाएंगे? एक ही दिशा में। तो अगर ये अभी कैसे थे, अलग अलग दिशाओं में थे, लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो कैसे हो जाएंगे? एक ही दिशा में आ जाएंगे। तो जब इस तरीके से चुंबकीय एक ही दिशा में आ जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? लौह चुंबकीय ठोस। क्या कहलाएंगे? लौह चुंबकीय ठोस। लौह चुंबकीय ठोस ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर आकर्षण होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? आकर्षण होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रतिकर्षित हो रहे हैं। क्यों प्रतिकर्षित हो रहे हैं? तो अभी हमने डोमेन की बात की, तो डोमेन में क्या थे? जब डोमेन एक ही दिशा में आ जाए तो वो क्या होते हैं? लौह चुंबकीय। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो डोमेन होते हैं, जो डोमेन है हमारे, इस तरीके से हम मान लें ये हमारा एक डोमेन है। क्या है? एक डोमेन। और डोमेन में हमने इसका जो चुंबकीय आघूर्ण दिखाया है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दिखाई है कि एक दिशा, एक चुंबकीय, ये जो हमारा एरो है ये इलेक्ट्रॉन को नहीं प्रदर्शित कर रहा है, ये हमारा प्रदर्शित कर रहा है डोमेन को। किसको प्रदर्शित कर रहा है? डोमेन। पूरा ये डोमेन है। एक ये डोमेन हो गया, दूसरा हमारा ये डोमेन हो गया, या इसको हम इसी दिशा में मान लें। फिर हमारा ये हो गया एक डोमेन, एक डोमेन ये हो गया। तो हमारे पास इस प्रकार से ये डोमेन है। और ये डोमेन कैसे है? ये डोमेन कैसा? अयुग्मित, ये भी अयुग्मित, ये भी अयुग्मित, ये भी अयुग्मित। तो इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के ये डोमेन है। अब ये डोमेन क्या होंगे? ये डोमेन इस डोमेन को कैंसिल कर देगा, ये वाला डोमेन इस डोमेन को कैंसिल कर देगा। तो हमारे यहाँ पर जो म्यू आएगा चुंबकीय आघूर्ण, वो कितना आएगा? नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 आएगा। तो इस वजह से ये क्या होते हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, क्योंकि ये चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं करते। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है? डोमेन। ये भी क्या है? डोमेन। ये सारे डोमेन है। और ये कैसे हैं? अयुग्मित डोमेन। अयुग्मित डोमेन, तो अयुग्मित डोमेन ये एक दूसरे को क्या होंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा म्यू हो जाएगा क्या? 0। 0 हो जाएगा तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। आइए समझते हैं फेरी चुंबकीय ठोस को। तो फेरी चुंबकीय ठोस क्या होते हैं? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कैसे होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। यहाँ पर कैसे थे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, जितने एक दिशा वाले थे उतने कितने थे? विपरीत दिशा वाले तो कैंसिल हो गए। लेकिन यहाँ पे अयुग्मित वाले इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन इनका चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा। क्या होगा? कम होगा। देख लीजिए कैसे। मान लिया ये होगा हमारा एक अयुग्मित का, ये होगा, या इसको भी हम ऐसे मान लेते हैं ऊपर ये, और इस तरीके से। मान लिया इतने डोमेन हमारे पास हैं इसी यौगिक के तत्व में। तो इस डोमेन से ये डोमेन कैंसिल हो गया, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो गया, ये हमारा शेष बच गया। कैसा हो गया? ये हमारा शेष बच गया। तो इसकी वजह से क्या होगा? म्यू का मान 0 नहीं होगा। म्यू का मान 0 नहीं होगा, यानी ये कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करेगा। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे ठोस जिसमें क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो उनका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है? 0 नहीं होता, कुछ कम होता है। वो क्या कहलाते हैं? फेरी चुंबकीय ठोस। क्या कहलाते हैं? फेरी चुंबकीय ठोस। इसका एग्जाम्पल है Fe3O4। और लौह चुंबकीय का उदाहरण होता है MnO, मैग्नीज ऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीज ऑक्साइड, MnO। और फेरी चुंबकीय Fe3O4। एक पॉइंट और है यहाँ पर कि इसको हम कहते हैं फेरी चुंबकीय ठोस, और प्रतिलौह चुंबकीय को हम फेरो चुंबकीय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फेरो चुंबकीय। क्या कह सकते हैं? फेरो चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय को, और फेरी चुंबकीय ठोस इसको कहते हैं।